हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट, और आपके सामने आज मैं एक और ब्लॉग लेके आया हूँ। ब्लॉग बड़ा सिंपल है। इससे रिगार्डिंग काजा स्पीति ट्रिप्स के बारे में है। अभी रफली काजा स्पीति, अभी देखो मंथ चल रहा है सितंबर, मींस आज 16 सितंबर के आसपास डेट है। एंड अभी अक्टूबर तक, ये अक्टूबर और नवंबर स्टार्टिंग तक आपके काजा स्पीति के ट्रिप्स चलते हैं। मूवमेंट शुरू हो गया है, फिर से रोड्स आर ओपन। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो ब्लॉग आपको दिखा होगा, सो प्लीज बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर काजा स्पीति अगर आप प्लान कर रहे हो तो 7 to 8 डेज का मैं ट्रिप बताता हूँ आपको कि डे वाइज आप उसको कैसे कैसे बना सकते हो। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली से रफली 9 डेज का बना लो तो ज्यादा सही रहता है। 8 to 9 डेज या 10 डेज का बना लो। एंड अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हो तो चंडीगढ़ से भी आप रफली मान के चलो कि 7 to 8 या 9 डेज का बना के चलो, तभी फायदा है काजा स्पीति ट्रिप्स करने का। नहीं तो कोई मजा नहीं आता। और काफी इसमें स्पॉट्स हैं, काफी पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को रहते हैं। और देखो, हम लोग जाके आए हैं, हमारी खुद अभी 1-2 गाड़ियां उसी ट्रिप में घूम रही हैं, तो हमें जो इनपुट्स मिलते हैं और जो हम लोग खुद देखा है वो हम आपको गाइड करते हैं और आपको बताते हैं। देखो, अगर आप चंडीगढ़ से स्टार्ट करो तो डे डे ट्रिप बताता हूँ कैसे कैसे प्लान करना है, कहाँ कहाँ स्टे कर सकते हो। 8 to 9 डेज का ट्रिप है। और पूरे इस ब्लॉक के अंत में आपको कॉस्ट भी बता दूंगा गाड़ी की कितनी कॉस्ट आती है, कि मतलब अगर आप गाड़ी हायर करते हो तो गाड़ी आपको कितने की, आप एक एवरेज कॉस्ट उसकी गाड़ी का आपको पड़ता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। एंड प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे ब्लॉग्स लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद करते हैं और मिलता है। देखो, अगर आप प्लान कर रहे हो तो सपोज कल आप चंडीगढ़ से आ रहे हो कि चंडीगढ़ से आपने काजा स्पीति का ट्रिप प्लान करना है, तो पहला स्टे कहाँ होगा? तो फर्स्ट स्टे जो है, देखो आपका जो फर्स्ट स्टे होता है वो, मान लो अगर आपने चंडीगढ़ से स्टार्ट किया तो आप शिमला में अगर नहीं घूमा है तो शिमला में एक नाइट स्टे कर सकते हो। शिमला में घूमने के लिए वही आता है, जैसे कुफरी, माल रोड पे आपको स्कैंडल पॉइंट, चर्च और लक्कड़ मार्केट सब आपको माल रोड पे मिल जाती है। माल रोड खुद में बहुत बड़ा है, बहुत मजा आता है घूमने के लिए। देन कुफरी जाना है तो कुफरी भी जा सकते हो, और चैल पैलेस देखना है तो वो भी देख सकते हो। तो शिमला बेसिकली अगर आपके 2 दिन का स्टे है तो शिमला आराम से घूम लो। नहीं तो आप ऑन द वे, जैसे एक होता है ना स्टे रखना है, तो शिमला में आप नॉर्मली एक नाइट स्टे करो, शाम को माल रोड घूम लो, और नेक्स्ट डे सुबह निकल जाओ वहां से, मीन्स टुवर्ड्स काजा वाले रोड पे। या फिर आप लोग एडवांस स्टडीज अगर पहले पहुंच जाते हो तो एक एडवांस स्टडीज देख लो, माल रोड देख लो, मीन्स एक तसल्ली हो जाती है दिल को। देन हम शिमला से आगे चले जाते हैं। शिमला से आगे जो आपका फर्स्ट आता है, पहले आता है नारगंडा। अगर आप लोगों को नारगंडा भी देखना है तो गाड़ी से उतर लो, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा आप नारगंडा विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। देन नारगंडा के बाद आगे आएगा हमारा रामपुर। रामपुर तो सिटी है, वहां पे तो आपको कुछ अगर कुछ सामान लेना है जैसे फ्रूट्स या चॉकलेट्स, ये सब आप ले सकते हो। उसके बाद रामपुर से आगे हम लोग चले जाते हैं, तो बीच में एक सराहा नाम की जगह भी आती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सराहा को भी उन्होंने एक पॉइंट बनाया होता है, बट आई थिंक सराहा को एज सच कोई पॉइंट बनाने की जरूरत आपको नहीं लगती है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें मींस ऐसा कुछ देखने को मुझे तो लगा नहीं कुछ है। बट फिर भी अगर आपको डीप रिसर्च करते हो तो सराहा भी कुछ एक नाइट स्टे कर लो। अगर स्टे नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, आप सीधा शिमला से जल्दी निकलो, सुबह जैसे 7-8-9 बजे आसपास निकलो, देन नारकंडा, रामपुर, और शाम तक आप पहुंच जाओ सांगला वैली। मींस सांगला में स्टे कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सांगला भी उसमें आता है, कुछ लोग क्या करते हैं सांगला स्टे करते हैं, सांगला के बाद मींस जैसे डे 2 में आप सांगला पहुंचे, सांगला स्टे कर लिया, नेक्स्ट डे सुबह आप सांगला से मींस आपने चेकआउट किया होटल को, वहां पे एक ओल्ड मतलब राजा उनकी कोठी है, वो आप विजिट कर सकते हो। उसको पैदल जाना पड़ता है। एंड पैदल मीन्स कि आपको रफली थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, मीन जहां गाड़ी खड़ी होती है वहां से 500 मीटर तक आपको पैदल जाना पड़ता है, चढ़ाई है। देन सांगला के बाद लोग क्या करते हैं, वहां से चिटकुल चल जाएंगे। तो सांगला से जो चिटकुल है वो रफली आप मानो 14-15 किलोमीटर के आसपास चिटकुल है। रोड थोड़ा टूटा फूटा कच्चा पक्का रोड है चिटकुल तक का, बट वो ना ये जो ऑफ लोकेशन डेस्टिनेशन होती है, इनके ना व्यूज बहुत अच्छे होते हैं। मीन्स पहाड़, एक साइड नदियां, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, वैलीज दिख रहे हैं। तो ऐसे करते करते आप चिटकुल पहुंच जाओगे। रोड टूटा फूटा है, नो डाउट, अभी करंट बता रहा हूँ, 2 दिन पहले का रोड टूटे फूटे हैं, आप चिटकुल पहुंच जाते हो। चिटकुल में भी आपको वहां पे लास्ट विलेज मिलता है, देन एक लास्ट ढाबा मिलता है जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। और वही नदी के साथ टेंट्स अकोमोडेशन वहां ज्यादा है। जैसे किसी ने अगर क्या चिटकुल नाइट सोचा है तो शिमला से जल्दी निकल के वो चिटकुल भी नाइट स्टे कर सकता है। चिटकुल के बाद फिर वो सांगला देख के वापस कालपा चला जा सकता है। तो अगर आपने मान लो डे 2 में सांगला स्टे किया तो डे 3 आप सुबह सांगला से चेकआउट किए, आज आप चले जाते हो चिटकुल के लिए। चिटकुल आप वहां पे एक मोनेस्ट्री है, टेम्पल है, और लास्ट ढाबा है, वो वैसे जो बनाया आगे शायद हो ना हो, बट वो लास्ट ढाबा है जहाँ पे आप खाना वाना खा लो, फोटो वोटोज खींच लो, नदी के साथ आप पानी में जा सकते हो। देन चिटकुल से फिर वापस हम सांगला आएंगे। सांगला के बाद फिर गाड़ी नीचे आएगी मेन रोड पे, मेन हाईवे पे आप फिर टूवर्ड्स काजा के लिए टर्न लोगे। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको रेकोंग पियो का कट मिल जाएगा। रेकोंग पियो जस्ट लाइक चढ़ाई पे रेकोंग पियो है, बहुत अच्छा है, मतलब काफी बड़ा शहर है। बट उसके रेकोंग पियो से थोड़ा सा आगे जाके आपको कालपा आता है। कालपा में आप लोग नाइट स्टे कर सकते हो। कालपा में आपको किन्नर कैलाश के सुबह, कैलाश जो किन्नर कैलाश है माउंटेन, वहां पे जैसे वो सनराइज ये सब होता है तो लोग उसको देखते हैं, मतलब दूर से देखते हैं सुबह सुबह का सनराइज। प्लस वहां पे एक मोनेस्ट्री है, वो भी देख सकते हो। छोटा मोटा तिब्बतन मार्केट है, वो आप घूम सकते हो कालपा में। कालपा बेसिकली 1 नाइट स्टे हो गया। वो ये एक्चुअली ये जो जैसे कालपा हो गया, सांगला हो गया, ये इन डेप्थ अगर आपको घूमना है
तो पॉइंट्स तो आप निकाल सकते हो कि यार ये भी है ये भी है, बट एज अगर ऊपर ऊपर से एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ देखना तो जस्ट फॉर से कि हाँ मैंने पहाड़ देखे, व्यू सांगला वैली मैंने देख ली, सांगला और एक काल्पा मैंने देख लिया, तो वो उसके लिए लोग आप लोग मीन्स वहां पे स्टे कर सकते हो। देन डे 3 का सपोज आपने काल्पा में स्टे कर लिया, फिर डे 4 आप काल्पा से सुबह चेकआउट करते हो, सुबह मान लो 10 बजे अगर आप काल्पा से निकलते हो, फिर आप नीचे रेकोंग व्यू क्रॉस करते हो, नीचे मेन रोड पे आओगे, मेन रोड से आप फिर टुवर्ड्स टर्न लोगे काजा वाले रोड पे, और ये पूरा रोड हाईवे है, नेशनल हाईवे, और लास्ट पेट्रोल पंप भी इधर ही है, मीन्स ये सांगला सांगला वाली साइड, सांगला मार्केट के पास, या फिर नीचे जो मेन रोड है वहीं पे लास्ट पेट्रोल पंप मिलेंगे, उसके बाद पेट्रोल पंप सीधा काजा मिलता है 250 किलोमीटर दूर। तो बेस्ट है कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो या ड्राइवर जा रहा है वो आप वहीं टैंक फुल कर ले। अब आप लोग देखो, डे 1 शिमला स्टे किया था, डे 2 सांगला, डे 3 काल्पा, डे 4 अब आप लोग यहाँ से निकलते हो टूवर्ड्स, पहले बीच में आएगा पू, पू एक कैंटोनमेंट एरिया है, पू से एक चाइना बॉर्डर की तरफ एक रास्ता भी जाता है, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हो, बट आई थिंक इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पू एक कैंटोनमेंट एरिया, आर्मी के मीन्स आपको आर्मी दिखेगी, रोड के साथ उनके कैंप से सब दिखेंगे। पू क्रॉस करेंगे, पू क्रॉस करके आप सीधा पहुंच जाओगे नाको। अब पू से जो नाको है एक्चुअली बेसिकली ये जो, जब उस मेन रोड से हम निकलते हैं और फिर हम टुवर्ड्स वहां जा रहे हैं पू साइड, तो वो पूरा रोड जो है ना ट्रैफिक, अब ये रोड ऐसे कि ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगी, ज्यादा ट्रैफिक आपको दिखेंगे नहीं, बहुत हल्की ट्रैफिक रह जाएगी। मीन जैसे होता है ना कि मेरे से 2 किलोमीटर आगे कोई गाड़ी नहीं है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, कभी कभार एक कोई गाड़ी दिख रही है, और रोड हाईवे है, नेशनल हाईवे है, बट ट्रैफिक बहुत कम होगा। देन आप पू क्रॉस करोगे, पू का नाको, नाको तक पूरी चढ़ाई है, पू से नाको जो है आप चढ़ाई चढ़ोगे, मीन जैसे घाट है, घाट ऐसे ऐसे, देखो मेरा हैंड मूवमेंट देखो, ऐसे करते करते गोल घूम होते आप नाको पहुंचोगे। नाको में क्या है, एक लेक है वहां पे, छोटी सी नाको लेक है, जो मेन रोड पे नहीं है, मेन रोड से हार्डली आधा पौना किलोमीटर अंदर जाके फिर पैदल जाके ऊपर जाना पड़ता है पहाड़ी में, मीन ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, आई थिंक आधा 1 घंटे का ट्रैक है उसका। एक नाको लेक है वो देख सकते हो, प्लस नाको जब आप मेन ऊपर पहुंचते हो जहां पे वो चढ़ाई मीन एक तरह से खत्म होने वाली होती है, वहां पे 1 2 3 ढाबे हैं, अच्छा खाना वहां मिलता है, आप खाना खा सकते हो, पानी की बॉटल्स ये वो, मतलब छोटी सी मार्केट है बेसिकली, 5 6 दुकानें, वहां पे टायर पंचेस की दुकान भी है, और जैसे कि होगा ना गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम है, कोई टायर बनाना है समथिंग, तो वो नाको में बन जाएगा, और बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा। देन वहां पे खाना वाना खा लो, ब्रेकफास्ट लंच जो भी जिस टाइम पे आप वो कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या है, अगर मान लो नाको में आपको रात हो जाती है पहुंचने में, पीछे से आप लेट आ रहे हो और नाको में आपको रात हो गई, 8 9 बज गए हैं, तो आप नाको में स्टे कर लो, वहां पे बहुत होम स्टेज हैं, 1000 1000 रुपए में दुनिया भर के होम स्टेज आपको नाको में मिलते हैं। मीन्स एरिया है वहां पे, मतलब छोटा सा टाउन है, पब्लिक भी रहती है वहां पे। देन मान लो कि आप लोग अब नाको स्टे नहीं करना चाहते हो, तो आज आपका डे 4 है, तो फिर नाको से सीधा ताबो चले जाओ, नाको से ताबो भी रफली 50 किलोमीटर है। अब क्या होता है, जब नाको अब वो स्पॉट आप क्रॉस करते हो, थोड़ी और चढ़ाई आएगी 5 6 किलोमीटर की, उसके बाद 2 3 पहाड़ हैं छोटे छोटे, मीन 1 2 किलोमीटर के, वो थोड़ा डेंजर रोड है, सिंगल रोड, उसके बाद फिर पूरा नेशनल हाईवे शुरू हो जाता है, दोबारा से पक्का रोड है, नाको से पूरा डाउन शुरू हो जाएगा, मीन नाको से पूरी गाड़ी आपकी उतराई नीचे डाउन डाउन चल के ताबो पहुंचेगी। तो डे 5 देखो, इतने बताने में ना खुद भी याद नहीं रहता, हमारा डे 1 जो था वो था हमारा शिमला, डे 2 था सांगला, डे 3 था काल्पा, डे 4 हम लोग ताबो में नाइट स्टे करते हैं। अब एक प्रॉब्लम एक और रहती है कि मान लो अगर आपने डे 4 अगर आप ताबो चले गए डायरेक्ट, तो बीच में गुई मोनास्ट्री करके एक जगह है, वो मिस हो जाएगी। तो डे 4 आप ऐसा कर सकते हो कि शिमला उधर काल्पा से जल्दी निकलो, ताकि आप गुई मोनास्ट्री नाम की जगह देख लो। गुई मोनास्ट्री जो है वो नाकोर ताबो के बीच में, मेन रोड से 12 किलोमीटर ऊपर जाना, जिसमें हम वो यूट्यूब में देख रहे हैं, मम्मी ऐसे करके बैठी थी, पुराने जमाने की मम्मी, और नेचुरल मम्मी, रियल मम्मी है, मतलब जो मूवीज में देखते हैं वैसी मम्मी है, वहां रखा हुआ, आप उसको देख सकते हो, तो वो बहुत सही है देखने के लिए। तो वो जो है, अगर आप ताबो चले गए तो ताबो से आपको 34 किलोमीटर पीछे आना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो कि आप नाको से वो देखते हुए ताबो नाइट स्टे करो। नहीं तो जिसने नाको में नाइट स्टे किया है, मान लो डे 4 अगर आप नाको में स्टे कर लेते हो, तो जब डे 4 ताबो जाना है तो नाको से आराम से निकलो, वो गुई मोनास्ट्री देखो, देन ताबो पहुंच जाओ। बट ये नाकोर ताबो में गुई मोनास्ट्री आती है। देन आप मान लो कि डे 4 आपने ताबो में स्टे कर लिया है। अब ताबो में क्या क्या देखने की, ताबो एक अच्छा बड़ा टाउन है, मीन्स वो वैली है कि दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और बीच में वो, और ये कोल्ड डेजर्ट्स हैं, दैट मीन्स कि रात को बहुत सर्दी होती है, शाम को 5 बजे तक आपको स्वेटर जैकेट पहनना ही पड़ेगा, गर्मियों में भी, सर्दियों तो है पर गर्मियों में भी, दिन के टाइम तो बहुत गर्मी होती है कि यार नॉर्मल टेम्परेचर, पर शाम को आपको स्वेटर जैकेट्स पहनने पड़ते हैं। दूसरा, ताबो में देखने के लिए मोनेस्ट्री है, पुराने जमाने की मोनेस्ट्री, बहुत अच्छी मोनेस्ट्री है, आप अंदर जा सकते हो, उसमें कैमरा फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और आप अंदर अच्छी सी मोनेस्ट्री उसको देख सकते हो। प्लस रोड के ऊपर आपको ताबो की केव्स दिखेंगे, केव्स मतलब पुराने जमाने से होते हैं ना, आदिवासी वो गुफा में रहते थे, तो वो वाले केव्स वहां पे हैं, आप देख सकते हो वो भी। तो ये 2 ही चीजें हैं ताबो के साथ, और इस पूरे ट्रिप में ताबो के साथ स्पीति रिवर भी साथ में चल रही होगी। तो जैसे हम ताबो क्रॉस करते हैं, तो ताबो से काजा जाएंगे, तो बीच में आपको मान लो डे 4 आपको ताबो हो गया, अब आपको डे 5 करना है। डे 5 आप सुबह ताबो से चेकआउट करते हो, थोड़ा दूर जाके आपको धनकर मोनेस्ट्री का एक वो आ जाएगा रास्ता। धनकर मोनेस्ट्री जो है मेन रोड से 10 12 किलोमीटर ऊपर दिखती है, उसमें भी ऐसे ऐसे घाट है, ऐसे ऐसे करके धनकर मोनेस्ट्री, वो भी मस्त है देखने के लिए। धनकर मोनेस्ट्री में 2 3 घंटे लगते हैं देखने में, आने जाने में, क्योंकि रोड से ऊपर 1 1 1.5 घंटा तो ऊपर पहुंचने में लगता है, मोनेस्ट्री देखना है, फिर 1 1.5 घंटा नीचे आना, मतलब 4 घंटे उसका, 3 4 घंटे उसका लग जाता है। देन
नीचे आ गए, अगर आपको पिंग वैली जाना है, पिंग वैली नेचुरल पार्क है, तो वो पिंग वैली जो वो ताबूर काजा बीच में एक अलग से डाइवर्जन है पिंग वैली का, वो आपको रोड पे दिख जाएगा पिंग वैली। पिंग वैली जो है वो भी वहां से कम से कम 30-35 किलोमीटर अंदर जाके। अगर आपका टाइम है तो कुछ लोग क्या करते हैं उस दिन जैसे ताबो पहुंच गए, डे 5 ताबो से चेकआउट किया, धनकर मनुष्य देखी, फिर पिंग वैली भी देखी, और फिर रात को 7-8 बजे तक वो काजा पहुंच गए। तो डेट मीन्स की 5th डे आपका काजा में स्टे होता है। अब काजा में बेसिकली 2 दिन का स्टे आप रखो, 5th डे क्योंकि पहुंचते पहुंचते हो जाता है नॉर्मली। अगर पिंग वैली नहीं भी देखनी है, आपने धनकर मोनेस्ट्री देखी है, धनकर मोनेस्ट्री देखी, आप काजा पहुंचे, तो काजा पहुंचे शाम के 4-5 तो बज जाते हैं। अब देखो 4-5 बजे काजा में ऐसा कुछ नहीं, काजा में 2-3 कैफेज हैं, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आप कैफेज रात को चले जाओ, चाय वाय पी लो, ये सब कर लो। एंड रात देखो इन लोकेशंस में रात जल्दी हो जाती है, शाम को 6-7 बजे ही बंदे मतलब अपने सेट हो जाते हैं, अपने अंदर होटल्स में घुस जाते हैं या रूम्स में, क्योंकि बहुत सर्दी हो जाती है। तो ऐसा कोई नाइट लाइफ नहीं होती इन जगह पे। और ये जो कैफे कूफे ये भी आई थिंक रात को 9-10 बजे तक बंद हो जाते होंगे। देन काजा पहुंच गया। अब देखो काजा में 2 नाइट का स्टे है, 5th डे काजा, अब 6th डे भी काजा में आएगा। अब 6th डे का साइट सीइंग कैसा है, काजा से सुबह चेकआउट मतलब होटल से निकलो, और काजा में दुनिया भर के होटल्स हैं, टेंट्स हैं, होटल्स हैं, नाको में भी, नाको में तो होम स्टेज हैं, ज्यादा नहीं, होटल्स नहीं मिलेंगे, नाको में होम स्टेज हैं। ताबो में भी आपको होटल्स प्लस होम स्टे मिल जाएंगे, और अच्छे अच्छे बनाए लोगों ने, और मानो 800-1000 रुपए में आपको अच्छा होम स्टे मिल जाता है एट अ टाइम, जब मर्जी जाओ मिल जाएंगे आपको। लोगों ताबो में तो ऐसा कि लोगों ने घरों में अपने होम स्टे बना के रखे हैं अच्छे वाले। देन आप काजा पहुंच गए, काजा में आपको होटल्स भी मिल जाएंगे, होम स्टे भी मिल जाएंगे, टेंट्स अकाउंट काजा में सबसे ज्यादा आपको वो मिलेगा। मतलब काजा मीन्स इतना बड़ा वो है शहर, शहर ही समझ लो आप उसको, शहर है वो एक। और काजा में ही पेट्रोल पंप है एक, और वहाँ गाड़ियों की मैकेनिक की शॉप्स ये वो सब आपको मिल जाएंगी, और मेडिकल स्टोर सब है, और आई थिंक 1-2 एटीएम भी वहाँ पे होंगे। ताबो में एक एटीएम है मेन मार्केट में, एसबीआई का, वो राम भरोसे है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो उसका वो रहता है, पर एक एटीएम है ताबो में, और नाको में कोई एटीएम नहीं मिलेगा आपको। देन काजा, अब देखो काजा का अब आपको डे 6 शुरू हो गया, अब काजा का साइट सीइंग करना है। काजा में देखो क्या आता है, मान लो आपने पहले वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देखना है प्लस लांजा विलेज, तो काजा से थोड़ा सा आगे जाओगे मीन्स टुवर्ड्स मनाली वाले रोड पे, वहां से डाइवर्जन लिखा हुआ है वहां पे, या गूगल में सर्च कर लो, तो एक घाट चढ़ के ऊपर चढ़ के आप हिक्किम पोस्ट ऑफिस पहुंचोगे, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिक्किम। छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, वो क्या है जैसे पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, पार्किंग से आपको थोड़ा सा 100-150 मीटर नीचे जाना पड़ता है पैदल, मतलब किसी ने अपने घर में पोस्ट ऑफिस वो खोला हुआ है, मीन गवर्नमेंट का है बट किसी के घर में खोला है, उसको रेंट देते होंगे। तो वहां पे क्या है, पोस्ट ऑफिस में लोग नॉर्मली लेटर्स लिखते हैं और पोस्ट कर देते हैं। देखो अब उसमें बड़ा झोल है, जब हम लोग गए थे तो हमने भी कम से कम 500-600 रुपए खर्चे थे लेटर पोस्ट करने के लिए, मतलब सबने अपने अपने घरों में भेजा था, आज तक किसी घर पे लेटर पहुंचा नहीं, तो वो बड़ा झोल है। उसमें क्या होता है, काफी लोग वहां लेट पहुंचते हैं, लेट पहुंचने के जो आसपास की शॉप्स हैं, 3-4 शॉप्स हैं, जो क्या करते हैं पोस्ट कार्ड्स बेचते हैं। पोस्ट कार्ड भी वैसे ही होता है, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और हिक्किम उसी के फॉर्मेट के पोस्ट कार्ड्स होते हैं, आप उस पर एड्रेस लिखते हो। अब प्रॉब्लम क्या, जो स्टैंप्स हैं वो पोस्ट ऑफिस के अंदर मिलती हैं, पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका होता है, वहां स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री नहीं चलती, आई थिंक सिर्फ नॉर्मल आप पोस्ट कर सकते हो स्टैंप लगा के। वो क्या होता है, जो दुकानदार है आपसे पैसे तो ले लेते हैं कि भैया स्टैंप जो है इतने का, अच्छा आपको इंटरनेशनल भी लेते हैं वो, कि आपको इंटरनेशनल है तो 200 रुपए का स्टैंप है, विद इन मीन्स हिमाचल भेजना है या ऐसे भेजना है, दिल्ली भेजना है तो 50 का स्टैंप है, 100 का स्टैंप है, पोस्ट कार्ड 50 रुपए का होगा, ऐसे करके। तो ओवरऑल वो क्या होता है ना कि पैसे तो दे दिए पहुंचे नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कुछ पोस्ट करना है जस्ट फॉर फन, कि मैंने वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस अपने घर लेटर पोस्ट किया था, तो अब डायरेक्ट उसको पोस्ट कार्ड में खुद डालो, मतलब उसमें लेटर, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप आई थिंक 3 या 4 बजे से पहले वहां पहुंचते हो, ताकि पोस्ट ऑफिस खुला मिले, वहां बंदा दिखे और आप पोस्ट लेके वहीं से पोस्ट करो डायरेक्ट अपने सामने। और एक फोटो खींच के रख लो वीडियो की मैंने ये डाला है, क्योंकि वो मीन्स एक एक्साइटमेंट होता है, बात वो नहीं कि 100-200 रुपए लग गए और लेटर पहुंचे नहीं, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है ना। हमने अपने घरों में कहा था पोस्ट आएगा आएगा 15 दिन बाद आ जाएगा, बट वो आज 6 महीने साल हो गए बट वो कुछ नहीं आया। तो बेस्ट है कि खुद आप उस लेटर बॉक्स में खुद लेटर लो और खुद वहां से आप उसको पोस्ट करो, वो आपको ज्यादा सही रहेगा, तसल्ली रहेगी कि शायद पहुंच जाए। देन उसी से हिक्किम पोस्ट ऑफिस से 10-12 किलोमीटर लांजा विलेज आ जाएगा, वही बहुत हाइट में विलेज है, अच्छी जगह है, मीन्स ये बहुत ना आउट ऑफ द वर्ल्ड जगह है, पहाड़ है, दूर दूर पहाड़ है, पॉपुलेशन दिखेगी नहीं, चंगे चंगे लोग हैं, हवा चल रही है, और ये वैसी जगह है। उसके लांजा करके आप नीचे आ जाओगे। अब मान लो अगर आपने सुबह जल्दी जाके पोस्ट ऑफिस गए, लांजा कर लिया, तो आपको बहुत टाइम बचा है, तो आप वहां से फिर एक किब्बर विलेज देख सकते हो, वो भी हाईएस्ट विलेज है किब्बर विलेज। किब्बर विलेज के आगे चेचम ब्रिज आता है, वर्ल्ड आई थिंक एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, या एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है वो चेचम ब्रिज। उस पर तो पूरी पब्लिक सीजन में तो सारी पब्लिक वहीं बैठी होती है, सब दिल्ली का क्राउड, बॉम्बे का, कर्नाटक, साउथ का सब क्राउड वहीं बैठा होता है फोटो खींचने के लिए। तो चेचम ब्रिज भी मस्त है। जब ये चेचम ब्रिज करके आप वापस नीचे आते हो तो लास्ट में आपकी मोनेस्ट्री आती है, वो भी अच्छी मोनेस्ट्री है, काफी बड़ी मोनेस्ट्री है, अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, अंदर आप ऊपर जाते हो और टिकट मिलता है शायद वहां, मुझे याद नहीं है। ऊपर आप मोनेस्ट्री के अंदर घूमते हो, अंदर एक टेंपल बनाया उन्होंने, बुद्धिस्ट टेंपल है, प्लस अंदर रूम्स हैं, छोटे छोटे रूम्स हैं, मतलब इतने सॉलिड पत्थर के रूम्स हैं, कैसे बनाया उन्होंने ना, मतलब छोटे छोटे रूम्स हैं जहाँ पे मॉन्क्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं, आप घूम सकते हैं, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो भी आप समझो कि हम लोग अपने फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स बिल्कुल नीट क्लीन आपने बनाए हैं, ठीक है,
बट जब आप उधर पहुंचोगे ना, आपको जैसे हॉलीवुड की मूवीज की आ जाएगी। जैसे मूवीज में होता है ना कि दूर पहाड़ों में मॉन्क्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तिब्बतन मोनेस्ट्री है, छोटा सा कमरा है, अंधेरा है, कम लाइट आ रही है, चीजें वैसी और एकदम शांति, मतलब वैसी मोनेस्ट्रीज है वो, बड़ा मजा आता है। तो ये वहीं का वही हो गया, की मोनेस्ट्री, किबर विलेज, चेचम ब्रिज, हिकिम पोस्ट ऑफिस, लांजा। तो ये है मेन काजा का साइट सीइंग जो हम करते हैं। तो अब डे 7 शुरू होता है। डे 7 सुबह आप चेकआउट करते हो, आप जाते हो टुवर्ड्स मनाली। अब जिसको देखो मनाली नहीं जाना है, वापिस शिमला से ही आना है, तो वो क्या करता है, काजा से सुबह चेकआउट करेगा, तो काजा से सीधा वो रामपुर या सराह पहुंच जाता है आराम से, वहां स्टे करो, फिर लास्ट में वहां से वो शिमला करके या शिमला देख के नहीं देख के चंडीगढ़ आता है। तो बेसिकली वो 7 to 8 डेज हो जाते हैं। 6 डेज का साइट सीइंग वैसे ही है, 7 का एक और करेंगे तो 8 डेज का तो वैसे बन गया। अब सपोज आप शिमला से सॉरी मनाली से आप आगे जा रहे हो, सॉरी काजा से मनाली रूट जाना है, अब काजा से 7वें दिन चेकआउट किया, सीधा जाएंगे चंद्रताल। बीच में काजा से 60-70 किलोमीटर आएगा लोसर, लास्ट वो पक्का रोड है लोसर तक है। लोसर के बाद ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है, फोन वोन बंद हो जाएंगे सारे, फोन नहीं मिलेंगे आपके। और इस पूरे ट्रिप में फोन चलता रहता है। जियो का सिम अच्छा लो, मतलब सिग्नल अच्छा है, 4G 4G 5G सब, 5G का नहीं 4G तो सही चलता है। एयरटेल भी मेन जगह चलते रहते हैं, बीच में एयरटेल का सिग्नल उड़ जाता है, बट जियो बहुत चलता है, नेट वेट 4G सब आपका सही चलेगा। देन लोसर पहुंचते हैं, लोसर के बाद आप लोग पहुंच जाते हो चंद्रताल। अब लोसर से चंद्रताल थोड़ा ऑफ रोडिंग है, चंद्रताल में आपको टेंट्स अकोमोडेशन लेने होते हैं। चंद्रताल जो लेक है वो जैसे आप जहाँ पे गाड़ी लास्ट रुकती है वहां से 1 किलोमीटर का ट्रैक है, पार्किंग है, छोटा सा पार्किंग ट्रैक, आपको पैदल जाना पड़ता है, फिर वापस आप नीचे आते हो लेक देख के। तो लेक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी, बहुत साफ सुथरी लेक है। वहाँ पे फिशिंग फिशिंग अलाउड नहीं होती है, अच्छी लेक है, बहुत लोग फोटो लेते हैं। वो चंद्रताल मस्ट है, अगर मनाली जा रहे हो काजा से तो चंद्रताल हर बंदा देखता ही है। तो डे 7 आपका चंद्रताल स्टे हो जाता है। अब डे 9 आपको शुरू करना है, सॉरी अब देखो ऐसा है कि डे 7 आपने चंद्रताल स्टे कर लिया, अब आपने चंद्रताल से आगे जाना है मनाली। तो बीच में कुंजम पास आएगा, वो भी हाईएस्ट है। अगर वहां बर्फ दिख जाएगी तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत मजा आता है कि बर्फ साइड में ग्लेशियर्स हैं और आप बीच से निकल रहे हो, वो सब है, पासिस बने होते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो भी कुंजम पास क्रॉस करके आप कोकसर आओगे, कोकसर से फिर आप लोग अटल टनल टनल करके मनाली। तो डे 8 तक आप मनाली पहुंचते हो। और मनाली जैसे स्टे करना ही पड़ेगा आपको, कि मजबूरी में टाइम नहीं बचता, रात हो जाती है। मनाली में आप नाइट स्टे करते हो। देन डे 9 आप लोग मनाली से निकलते हो चंडीगढ़ के लिए। और फिर आपके ऊपर डिपेंड, अगर मनाली और घूमना है या कसौल देखना है तो कसौल वोल देखे आप 9, मतलब 8 to 9 डेज का प्लान आपको करना ही पड़ता है, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आता है, तो वर्थ ऑफ मनी है। देखो कुछ लड़के होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं कि जो इतना स्टे नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो चले रहते हैं, रात को भी चल रहे हैं, दिन में भी चल रहे हैं। तो वो तो मेरे को लग रहा है पूरा पूरा जो सेक्शन है वो 5 डेज में खत्म कर लेंगे। बट एक्चुअली जब अगर आप टूरिस्ट हो, आप बाहर से आ रहे हो, आपको घूमना है, तो आपको एवरेज मान के चलो 8 to 9 डेज आपको करने ही पड़ते हैं, तभी आपको मजा आता है, नहीं तो आपको इतना उसमें मिलता नहीं। और बीच में तो अभी तो मैंने तो ऐसा बताया इजी बहुत, कहीं बीच में रोड बंद है कि मान लो कहीं होता है लैंडस्लाइड हो गया। अभी जैसे हमारी एक गाड़ी गई थी, तो उसको जैसे क्लाइंट को आज शिमला से चेकआउट किया, उसको सांगला जाना था, नाइट से उसका सांगला में तो होटल में पैसे दे दिए थे, बट रामपुर से 20 किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड हो रही थी, तो रोड बंद था। वो रोड ऐसा था कि दिन के टाइम खोलते हैं, शाम को फिर बंद हो जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड चल रही है, रोड खुला चल रही है। तो उनको मजबूरी में सराहन में पीछे आके स्टे करना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे सुबह फिर वो 8-9 बजे निकले, फिर वो गाड़ी वहां से क्रॉस कर पाए। तो बेसिकली कभी कभी होता है रोड बंद है कुछ है, तो एक दिन आपको ऐसे फालतू लग जाता है। दूसरा, ये जो हमारा काजा से जो मनाली का सेक्शन है, काजा से मनाली रफली 210-20 किलोमीटर के आसपास है। उसमें क्या है कि 100-120-30 किलोमीटर आपका रोड है ही नहीं, कच्चे रोडों पे ऑफ रोडिंग गाड़ी चलती है। मीन्स वो है क्या कहते हैं, पत्थर वत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, वहां पे गाड़ियां निकलती हैं। तो इन रोडों के लिए आपको बड़ी गाड़ी प्रेफर है, एर्टिगा, मिनिमम एर्टिगा, इनोवा, क्रिस्टा, इस तरह की गाड़ियां। डिजायर सेडान्स आप मत लेके आओ एज अ टैक्सी, क्योंकि नीचे से आपको क्या चंडीगढ़ दिल्ली से ट्रांसपोर्टर भेज देगा कि भैया ले जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल में क्या होता है ना, आपसे पैसे भी ले लिए, आपको उसने पैसे भी बता दिए, आपने सोचा यार मैं तो 2 या 3 लोग, हम छोटी गाड़ी ले जाते हैं। बाद में काजा से लोसर तक गाड़ी चली गई, लोसर के आगे मान लो गाड़ी क्रॉस ही नहीं हो पाई, कि बड़े बड़े रिवर क्रॉसिंग्स है, नाले हैं, पानी इतना ज्यादा है कि ड्राइवर डर गया, बाबूजी तो गाड़ी फंस जाएगी, मैं नहीं निकाल सकता। तो वो क्या करेगा, वो मजबूरी वहां से वापस आएगा बाया काजा शिमला होके। आपके क्या पैसे पूरे लग जाएंगे चंद्रताल मनाली वाले, डिस्काउंट आपको एक चोन्नी का नहीं मिलेगा, पैसे पूरे लग जाएंगे। तो होगा क्या कि जो आपने किस टाइम पे सोचा होगा कि यार मैं छोटी गाड़ी लेके जाता हूँ, मेरे पैसे बचेंगे, वो पता लगा आप आधे सपने देख के वापिस आ गए, और गाड़ी वाला पैसे पूरे लेगा नहीं तो बीच में गाड़ी रोक देगा। तो वो रिस्क रहता है। अगर रोड कभी कभार होता है कि 100 में से 1% है, किसी में ड्राइवर में ना बड़ा ज्यादा जिगरा है कि नहीं बाबूजी मैं निकाल दूंगा, बैठो देखी जाएगी, आप समझ गए, देखी जाएगी। अगर गाड़ी निकल गई तो निकल गई, बीच में को होता है ना कि एक्सल टूट गया, कुछ फंस गया, या टायर फट गया, या कुछ हो गया सीन, तो फिर आपका ट्रिप खराब होता है। तो हम लोग प्रेफर यही करते हैं, सबको बोलते हैं यही कि भैया आप अगर देखो, अगर आपकी खुद की गाड़ी है ना, आपके खुद की है कि सोनेट है या कोई भी है, या ब्रेजा है, या डिजायर है, या i10 है, i20 है, या उस तरह की कोई भी हैचबैक, वैगनर है, आप खुद की आप ले जाओ,
बीच में, क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी है, अगर कुछ टूटेगा कुछ फूटेगा तो नुकसान आपका होगा ना, आप अपने आप कर लोगे, बट ये एटलीस्ट कोई थर्ड पार्टी वाला तो नहीं आपको कुछ सुनाएगा कि मजबूर जबरदस्ती मेरी गाड़ी ले गई, तोड़ दी, फलाना ढिमका, ये ड्राइवर तो नहीं रोएगा। खुद की गाड़ी है, धक्का मारो, ये जो मर्जी करो, चाहे क्रेन से बांध के ले जाओ, वो आप लोग अपना रिस्क ले सकते हो। बट जब आप थर्ड पार्टी से हायर करते हो गाड़ी, तो वो उतना रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उनको पता होता है कि सिचुएशन कैसी है। तो मेरी एडवाइस ये रहती है कि हमेशा एर्टिगा, नोवा, उस तरह क्रिस्टा टाइप की गाड़ी लेके जाओ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। दूसरा, 120 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है, वहीं पे रिवर क्रॉसिंग है, वहीं पे नाले हैं, गाड़ियां धक्का मार के निकालनी पड़ती है, गाड़ी फंस, या इवन एर्टिगा नोवा फंस जाती है कभी कभी, तो दूसरा कभी धक्के मार रहा है, उनको रस्सी से पुल करके खींच के निकालना पड़ता है, मीन रिवर क्रॉसिंग में 2-3 रिवर क्रॉसिंग आती है। तो ये वही यही सेक्शन की वजह से हम आपको बड़ी गाड़ी के प्रेफर करते हैं। 100-120 किलोमीटर प्लस, 100-120 किलोमीटर कोई फोन नहीं चलता, कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं है, अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, कुछ भी हो गया XYZ, तो आपको वही किसी से लिफ्ट लेके कहीं 120-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर वहां से कोई क्रेन या टोइंग कुछ गाड़ी का इंतजाम करना है, और वो यकीन मानो बहुत महंगा पड़ता है, तो बंदा फंस जाता है। फोन नहीं चलेंगे आपके, आप किसी को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाते, जीपीएस वीपीएस सब बंद हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए हम बोलते हैं। और ये 8 to 9 डेज का ट्रिप, आप देखो इसमें कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। सपोज कर लो आप प्लान कर दो कि भैया हम लोग चंडीगढ़ से प्लान कर रहे हैं, हमारे पास 8 डेज हैं, 8 डेज के लिए आप हमें एर्टिगा दे दो, क्या कॉस्ट पड़ेगा? देखो सिंपल फॉर्मूला है, 8 डेज का रफली आप मानो कि अगर आप एर्टिगा जैसी गाड़ी लेके जाते हो तो 35,000 रुपीज हम लोग चार्ज करते हैं एर्टिगा का। एक एवरेज कॉस्ट हमारा 4500 पर डे का होता है, तो डिस्काउंट वाउंट करके हम लोग मतलब 8 डेज का 35,000 के आसपास आपको एर्टिगा देते हैं। प्लस अब इसमें आता है ड्राइवर फूडिंग के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी रूट है ना, शिमला क्रॉस करके मनाली तक पहुंचते पहुंचते बीच में ड्राइवर्स की फूडिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ होटल्स वाले ड्राइवर्स को फ्री में अकोमोडेशन फूड दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ मना कर देते हैं, कुछ दे देते हैं। अभी तक तो ये कि हमारी गाड़ी जहां भी रुकी है 3-4 जगह, सब जगह ड्राइवर को फ्री में फूड मिल गया है। तो क्या होता है कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मिलता है नहीं मिलता है। तो हम लोग कस्टमर्स को बोलते हैं कि भैया आप अगर जो होम स्टे होटल आपने बुक किया, अगर इसको ड्राइवर को फ्री में खाना मिलता है, वो प्रोवाइड करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, कि आप गेस्ट के साथ लेके आए तो ठीक है, नहीं करते तो आप उसको फूड प्रोवाइड करोगे। तो उसका मतलब होता है कि एवरेज कस्टमर को हो सकता है कि पर डे 250-300 रुपए के आसपास ब्रेकफास्ट और डिनर में, लंच की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट डिनर में एक्सपेंस एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो हमारे कुछ कस्टमर क्या करते हैं, वो सीधा बोलते हैं भैया छोड़ो इतना चक्कर का डालना, आप पर डे बता दो, तो हम उनको 300-400 रुपए के एवरेज पर डे बता देते हैं, तो वो ड्राइवर को उतने दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। नहीं तो वो फूड का अरेंज करते हैं। मीन अरेंज क्या करना, आपने होटल वाले को बोलना, खुद तोड़ना खिलाना, होटल वाले को बोलना, वो खिलाएगा। और ये होगा 8 डेज का। मान लो अगर आप यही 9 डेज के लिए बोलते हो चंडीगढ़ से चंडीगढ़, तो 9 डेज का मान के चलो रफली 38,000 to 40,000 हम आपसे चार्ज करेंगे। और ड्राइवर फूड का वही रफली आप एक 300 रुपए पर डे एवरेज ले लो। मीन जब शिमला क्रॉस करते हैं तब के दिन काउंट करना, और जब मनाली पहुंचते तब तक के दिन। रोहतांग पास इस पूरे चैप्टर में आता नहीं है। रोहतांग पास अगर जाना है तो वो मनाली से शायद एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि बीच में टाइम नहीं बचता है, तो मनाली का रफली 5,000 के आसपास रोहतांग पास का एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है हमको, मजबूरी है। देन अगर आप इनोवा जैसी गाड़ी की बात करते हो, भैया इनोवा दे दो, तो इनोवा का जो एवरेज प्राइस है वो 5,000 के आसपास पर डे होता है। तो 8 डेज का चंडीगढ़ 40,000 सीधा हो गया, ड्राइवर के फूड का वही 300 रुपए के आसपास पर डे। क्रिस्टा की बात करो तो उसका 5,500 रुपए हम पर डे चार्ज करते हैं चंडीगढ़ से चंडीगढ़। अब अगर यही दिल्ली से बात करते हो, आपकी सपोज दिल्ली से प्लान बनाया आपने कि हमें दिल्ली से 9 डेज का है और एक एर्टिगा गाड़ी चाहिए, तो दिल्ली से 4500 पर डे का रेट लेते हैं मिनिमम। सीजन में 5,000 तक भी चला जाता है। सीजन कब होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी मई जून रख लो, जुलाई मिड तक रख लो, अगस्त में कोई जाता नहीं, बारिश हो जाती। तो एर्टिगा का दिल्ली में 4500 रुपए मिनिमम पर डे है, जो 48, 49, 5,000 तक चला जाता है। दिल्ली से इनोवा नहीं मिलती, दिल्ली से फिर इनोवा क्रिस्टा मिलेगी, जिसका रफली 6,000 के आसपास पर डे का रेट आता है। चंडीगढ़ से जो क्रिस्टा गाड़ी है उसका 5,500 पर डे मिनिमम लेते हैं। 8 डेज कम से कम बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप सोचो 5 दिन में कर लूंगा तो मल्टी, ऐसा नहीं होता। मिनिमम 8 डेज का एक ब्रैकेट है, और अगर उसके नीचे 7 डेज है तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, जो हमें लगेगा बेस्ट आपको रेट दे देते हैं। तो ये होगी रेट की बात। और बाकी फ्रेंड्स बस यही सब है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये 8 से 9 दिन का प्लान बताया है। इतना डिटेल में प्लान देखो, आपको यूट्यूब में तो बहुत वीडियो मिलेंगे, बहुत ही वीडियो मिलेंगे दुनिया भर के, सबका अपना अपना तरीका है बताने का, बट मैंने अपने तरीके से जो मैं आपको लगता था समझा सकता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। 8 to 9 डेज का प्लान अगर आप कर रहे हो काजा, स्पीति, नाको, ताबो का, चंडीगढ़, दिल्ली से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं, आप कभी हमसे बुकिंग कर सकते हो। कोई भी गाड़ी आपको चाहिए, मीन्स एर्टिगा, इनोवा क्रिस्टा, ये टेम्पो ट्रेवल्स के अलग से रेट बनते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको रेट दे देते हैं। और ये जितने भी छोटी गाड़ियां थी, एर्टिगा, इनोवा, क्रिस्टा, इनमें 6 पैसेंजर एक ड्राइवर जाते हैं। अगर कभी आप 7 लोग हो मैक्सिमम, तो इनोवा क्रिस्टा जाएगी साथ में, या टोयोटा इनोवा 7+1 चंडीगढ़ से चंडीगढ़ मिल जाएगी। उसका रेट थोड़ा सा हाई होता है, आप अलग से आप ले सकते हो। तो बाकी फ्रेंड्स नंबर स्क्रीन में दिया, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा ब्लॉग था, छोटा तो नहीं, आई थिंक 15-20 मिनट का पहुंच जाएगा, बट इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है काजा स्पीति के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
अच्छी सर्विस हम देने का वो पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छी सर्विस मिले, अच्छी गाड़ी दें आपको, ड्राइवर अच्छा दे, एक्सपीरियंस दें कि आपको दिक्कत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यूर वॉचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक यू, बाय बाय।